हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल बीके सर हनुमत क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और हम लोगों ने अपने पिछले वीडियोज़ में सॉल्यूशन चैप्टर की स्टार्ट किया है और सॉल्यूशन चैप्टर में 3 लेक्चर हो चुका है। तीनों लेक्चर में हम लोगों ने जो है न्यूमेरिकल्स के बारे में कुछ डेफिनीशंस के बारे में पढ़ा, जैसे मोल फ्रैक्शन की डेफिनीशन, नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोललिटी, और उन पर जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों के बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। और भी प्रश्न अगर किसी के होंगे तो वो कमेंट के माध्यम से आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा तो उसको बताया जाएगा, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेश्चन को व्हाट्सएप कर सकते हैं और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस यहाँ मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आपको और क्वेश्चन करने हों तो इस व्हाट्सएप नंबर पे नाम लिख करके अपना और क्वेश्चन भेज दें। मैं आपको सॉल्यूशन करके आपके व्हाट्सएप नंबर पे या वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगा। और आप आज उसी चैप्टर से एक टॉपिक है ऑस्मोसिस, परासरण क्या होता है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर वॉन्ट हाफ ने एक इक्वेशन दिया बायल और चार्ल्स के लॉ को जोड़ करके, आगे वो भी आएगा, लेकिन सबसे पहले परासरण जानते हैं क्या। जैसे कोई चीज़ हम लोग जब करते हैं, शरबत बनाते हैं घरों में, तो कहते हैं कि इसको छान दिया जाए, उसमें डस्ट पार्टिकल ना जाए। चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती को छानने के लिए चाय की छन्नी लगा देते हैं। इसी तरह से जब प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो फिल्टर पेपर से छानते हैं। और तमाम जगह फैक्ट्रियों में उसको फ़िल्टर करने के लिए, या आपको पानी जो आरओ का पानी आप लोग पीते हैं उसको शुद्ध करने के लिए जो वहाँ लगाया जाता है, उसका राड वगैरह, कार्बन की राड वगैरह लगा के उसमें तमाम काटन वगैरह लपेटे हुए होते हैं, उससे बनता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें छान करके साफ़ की जाती हैं। और लेकिन यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ ये बता रहा है कि अगर कोई गाढ़ा सॉल्यूशन है तो वो एक झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो होता है, विलेय के कणों को जाने की अनुमति नहीं होती है, जबकि विलायक के कण इसके आर पार निकल जाते हैं। अर्थात तनु विलयन से सांद्र विलयन की गति होती है, लेकिन सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर गति नहीं होती है। ऐसे ही इस प्रोसेस को हम लोग परासरण कहते हैं। तो इसका एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब मैं आगे डिस्कस करता हूँ। जिससे आपको लिखना हो तो लिख लें। उम्मीद करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आइए देखते हैं। अब हम लोग देखिए ऑस्मोसिस, परासरण क्या है। तो यहाँ देखिए वही चीज़ मैंने जो बताया कि विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर स्वतः प्रवाह जो अपने से हो जाता है, स्वतः प्रवाह परासरण कहलाता है। मीन्स तनु विलयन से सांद्र विलयन की गति या विलायक से विलयन की तरफ की गति परासरण कहलाती है। लेकिन एक और टर्मिनोलॉजी है डिफ्यूजन, विसरण। उसको हम डिस्कस ऐसे ओरली डिस्कस कर देते हैं कि उसमें द्विदिशात्मक गति होती है। मीन्स विलयन से विलायक की ओर और विलायक से
विलयन की ओर दोनों गति होती है। तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर और सांद्र विलयन से तनु विलयन की ओर भी गति होती है। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब किया कीजिए। इससे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और इस चीज़ का आप लोग ध्यान थोड़ा दिया कीजिए। आइए आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए ये एक बनाया गया है फिगर, और फिगर में यहाँ ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को दिखाया गया है, अर्धपारगम्य झिल्ली को। यहाँ जो ये सॉल्वेंट विलायक दिखाया गया है, विलायक के कुछ कण दिखाए गए हैं और विलायक के कण का देखिए यहाँ से ये आ रहा है, इसके अंदर आ जा रहा है। यहाँ जो सर्कल से है वो विलायक के अणु है और जो डॉट से हैं वो विलेय के अणु है। देखिए विलेय का अणु जाने की कोशिश किया लेकिन अर्धपारगम्य झिल्ली से टकरा करके फिर से वापस आ गया। यहाँ जो है सॉल्यूशन है, मीन्स विलेय और विलायक दोनों के अणु हैं। और ये जो काले वाले डॉट देखिए बता दिया उसको सोल्यूट मॉलिक्यूल से रखा गया है। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ कि ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा कि परासरण क्या होता है। जब विलायक के अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर शुद्ध विलायक से विलयन की ओर या तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति स्वतः गति होती है, इसे ही परासरण कहते हैं। यही परासरण कहलाता है। अब द्विदिशात्मक गति को जो रोकता है वही अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है? बहुत सारी झिल्लियाँ आप लोग देखते होंगे, कोसा झिल्ली, अंडे की झिल्ली, बकरे का आशय, बहुत सारा है। तो अब देखिए ऐसी झिल्लियाँ जो विलायक के अणुओं को अपने में से होकर जाने देती हैं परंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। मीन्स विलायक के अणु झिल्ली से आर पार निकल जाते हैं परंतु विलेय के अणु नहीं निकलते हैं और यही अर्धपारगम्य झिल्ली है। जैसे बकरे का आशय, अंडे की झिल्ली, कोशिका झिल्लियाँ तमाम होती हैं। ये सब जितनी भी हैं ये क्या हैं? अर्धपारगम्य झिल्लियाँ हैं, परंतु ये पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य नहीं है, मतलब परफेक्टली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट थे ट्रॉब ने एक बताया कॉपर फेरोसाइनाइड सन 1864 में ट्रॉब ने बताया था कि कॉपर फेरोसाइनाइड की झिल्ली जो होती है वो सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली, सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली मानी जाती है। अब आपसे पूछा जाए कि कॉपर फेरोसाइनाइड क्या है, तो कॉपर फेरोसाइनाइड एक केमिकल है। इसे आप लोगों को याद रखना है कि क्या है ये, ठीक है। तो अब इस तरह से ये हम लोग परासरण और अर्धपारगम्य झिल्ली के बारे में जानकारी ले लिए। अब इसी कड़ी में यहीं परासरण दाब क्या होता है, तो परासरण दाब के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे और इसके बाद से फिर परासरण दाब के नियम पढ़ेंगे और उस नियम में बायल का नियम और चार्ल्स का नियम पढ़ेंगे। आगे पढ़ते हैं, आइए देखते हैं। परासरण के बाद अब परासरण दाब। आइए परासरण दाब क्या होता है देखिए। ये यहाँ एक डी घनत्व का एक लिक्विड रखा हुआ है और उसमें एक नली डुबोई गई है और उस नली में कुछ ऊंचाई तक वह लिक्विड चढ़ता है। तो कहते हैं कि जो द्रव स्थैतिक दाब होता है वही परासरण दाब होता है। और द्रव स्थैतिक दाब क्या होता है? जितनी ऊंचाई तक चढ़ता है द्रव वो और उसके घनत्व के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए कि विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा जो है विलायक से अलग करने, मतलब विलायक से पृथक करने पर जो परासरण होता है उसके कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब जो है वो विलयन का परासरण दाब की माप है। विलयन को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक करने पर
परासरण के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब विलयन का परासरण दाब की माप है। और कह रहा है, देखिए यहाँ h ऊंचाई तक ये लिक्विड चढ़ रहा है। यदि नली में विलयन स्तर ऊंचाई h तक चढ़ता है तो क्या होता है, विलयन का जो परासरण दाब P होता है वो द्रव स्थैतिक दाब के बराबर होता है। और मैंने आपको बताया कि द्रव स्थैतिक दाब जो है नली में जल मतलब जो लिक्विड है उसके स्तर की ऊंचाई जितना पहुंचा है और उसके घनत्व का गुणनफल होता है। तो h इंटू डी हो गया। अगर दूसरे लैंग्वेज में हम कहें कि क्या है तो ज़रा देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। मीन्स अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा सॉल्वेंट से उसको अलग करना है सॉल्यूशन को, तो विलयन में विलायक के प्रवेश को मीन्स विलायक फिर ना घुसे उसमें रोकने के लिए जो उस पर आवश्यक अतिरिक्त दाब लगाते हैं वही परासरण दाब कहलाता है। अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलायक से पृथक किए विलयन में विलायक के प्रवेश को रोकने के लिए विलयन पर लगाया गया आवश्यक अतिरिक्त दाब विलयन का परासरण दाब कहलाता है। यहाँ देख लिया आपने, यह ऊंचाई तक चढ़ा है, ये हुआ है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखिए डी, और ये आपका यह ऊंचाई तक चढ़ा है तो h इंटू डी यहाँ रख दिया, ये द्रव स्थैतिक दाब है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट ज़रूर करेंगे आपको ये वीडियो लगा कैसा, समझ में आया कि नहीं आया। आया तो भी बताइएगा, नहीं आया तो भी बताइएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।